आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं BA 6 सेमेस्टर की क्लासेस का। देखिए, क्लासेस स्टार्ट करने से पहले सिलेबस को जानना आवश्यक है। बिना सिलेबस के आपका अध्ययन अधूरा ही माना जाएगा। तो पहले हम सिलेबस देखेंगे। आज हम केवल सिलेबस पे चर्चा करेंगे। हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी इस पर हम बात करेंगे। मैं आपको आंसर राइटिंग टिप्स लगातार हर क्लास में देती जाऊंगी। इसके अलावा एक नया इनिशिएटिव मैं आज से लेने जा रही हूँ। जैसे कि आपसे वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो फैक्ट्स भी आपको याद होने चाहिए। तो लास्ट में आपको 1 या 2 मिनट में मैं पूरे चैप्टर से संबंधित आपको फैक्ट्स भी बता दूंगी। तो इतना सब कुछ हम कवर करेंगे अपने क्लास में। तो स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। मैं हूं नितिका सिंह। तो इस तरह से आज शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप मेरा सहयोग करेंगे तभी मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए बहुत अच्छे कंटेंट भी लेकर के आऊँ और आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तैयारी हो सके जिसकी वजह से। ठीक है, तो फटाफट से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, जो 6 सेमेस्टर का जो सिलेबस है आपका, वो हम इस पर चर्चा करेंगे। आधुनिक भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक इतिहास, जो कि 1700 से 1900 ईस्वी तक है, यानी कि सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, इस तरीके से इस पर हम बात करेंगे। चलिए, आप अपना सिलेबस देख लीजिए। हाँ, तो पूरा आपका जो सिलेबस है वो आपका 8 यूनिट में डिवाइडेशन है आपके सिलेबस का। तो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, सोशियो एंड रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें हम किस किस चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की बात की जाए तो आखिर ये शुरुआत क्यों हुआ। ठीक है ना, इसके शुरुआत होने का कारण क्या था। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि आप जब तक कारणों को नहीं जानेंगे आखिर ऐसा क्या था कि उस समय हमें सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की जरूरत पड़ गई, तो उनके कारणों पर बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम स्वरूप पर चर्चा करेंगे, इनके स्वरूप पर चर्चा करेंगे। इसके बाद जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, जैसे कि आपका ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज और यंग बंगाल आंदोलन चला था। तो इस तरीके से ये सारे आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन है, उस पर हम चर्चा करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करने वाली है। देखिए, ये जो आंदोलन था ये 3 भागों में विभाजित था, जैसे कि हिंदू धर्म, ठीक है ना, हिंदू धर्म पर, और सिख, ठीक है, सिख धर्म पर, और थर्ड होगा पारसी। पारसी में देखिए, जैसे कि 1851 में, आपको पता होगा तो 1851 में रहमानाई मजदहसान की नींव रखी गई थी। तो इस तरीके से इन तीनों धर्मों पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से सुधार आंदोलन चलाए गए। फिर इसका परिणाम क्या हुआ, क्योंकि बिना परिणाम के मूल्यांकन करना निरर्थक होगा। बिना परिणाम के मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मुस्लिम समाज में सुधार तो छूट गया, तो आपका नेक्स्ट जो यूनिट में टॉपिक है वो है मुस्लिम समाज में सुधार। तो मुस्लिम समाज में सुधार, इसमें जो आंदोलन देखा जाता है उसमें आपका वहाबी आंदोलन हो गया, अहमदिया आंदोलन हो गया और फरायजी आंदोलन हो गया। तो ये आंदोलन कहाँ तक सफल रहे, कितना सुधार संभव हो पाया, इस मुद्दों पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए आपका, औपनिवेशिक काल के दौरान भू राजस्व व्यवस्था, यानी कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, इसमें आपका आ जाएगा परमानेंट सेटलमेंट, यानी कि स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। ठीक है, तो ये जो थर्ड यूनिट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कोई भी एग्जाम हो, इस पोर्शन से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस पर हमें बात करनी है। अब देखिए, इसमें हमें क्या क्या देखना है। स्थायी बंदोबस्त, जैसे क्यों लागू किया गया। ठीक है, ये तीनों ही जो सिस्टम है वो क्यों लागू किए गए। ठीक है, इसके अलावा इनका क्षेत्र कौन सा था, स्थायी बंदोबस्त का क्षेत्र कौन सा था, फिर कब लागू किया गया, इससे ब्रिटिश सरकार को क्या लाभ हुआ, भारतीय लोगों को क्या हानि हुई। ये सारी मुद्दों पर हम इस पर बात करेंगे। जैसे रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, इनके भी कब से स्टार्ट हुआ और इनका लागू करने का क्षेत्र कौन सा था। और देखिए, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ आप 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो आपको इंडिया का मैप बनाना बहुत अच्छे से आता होगा। और अगर नहीं आता है तो आज से ही सेकेंड्स में इसको कोशिश करिए कि आप बना पाएं। तो उसमें क्या होगा कि आप मैप के थ्रू आंसर राइटिंग जब करेंगे तो आप मैप के थ्रू दिखा पाएंगे कि यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त लागू था, यहाँ पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू था और इतने क्षेत्र में महालवाड़ी बंदोबस्त लागू था। ठीक है ना, इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो जो कॉपी चेकर होंगे उन्हें ये होगा कि हाँ, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, आपको डेप्थ में नॉलेज है। तो ये इस तरह से हमें काम करना है। और देखिए, हमेशा आंसर राइटिंग करते समय स्पीड का ध्यान दीजिए, टाइम का ध्यान दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके से आपको काम करना है। आप मैच्योर लोग हैं और अच्छे से अगर नंबर लाना है, टाइम पास नहीं करना है, तो
मेरे साथ इस जर्नी में आगे बढ़िए, और निश्चित बता रही हूँ जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तो आप मुझे ज़रूर याद करेंगे कि हाँ, कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ जो मेरे अनुसार या मेरे बताए अनुसार नहीं आएगा। आप बिल्कुल कंफर्टेबल होके जाएंगे एग्ज़ाम में और अच्छे से एग्ज़ाम दे करके आएंगे, और मेरा भी यही उद्देश्य है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए, ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प का पतन। देखिए, इसमें जो है, जो ये हैंडीक्राफ्ट्स है, ये प्राचीन काल से हमारा चला आ रहा था। प्राचीन, आप सिंधु घाटी सभ्यता से इवन देख सकते हैं कि हम लोग, जो हमारा हस्तशिल्प कला था वो काफी विकसित अवस्था में था। तो लेकिन ब्रिटिश काल में, अच्छा एक चीज है, जो ब्रिटिशर्स थे उनका एकमात्र उद्देश्य था भारत से लाभ कमाकर अपने मातृ देश पहुंचाना, यानी कि यहाँ से लाभ कमाकर ब्रिटेन में देना। ठीक है ना, उनका हमेशा जब आप मॉडर्न इंडिया का अध्ययन करिए तो आप ये चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए बिल्कुल, कि उनका एकमात्र उद्देश्य था यहाँ से लाभ कमाना, यहाँ शोषण करना। भारत जो देश है वो सोने की चिड़िया से एकदम गरीब हो गया, वो ऐसे ही नहीं था, वो ब्रिटिशर्स की ही देन थी। और कुछ हमारी जो कमियां थी वो एक अलग चीज है, वो एक अलग मुद्दा है। तो इस तरह से आप देखिए, ब्रिटिश काल में जो भारतीय हस्तशिल्प कला का पतन हुआ, उसके कारण क्या थे, ऐसी कौन सी नीतियां अपनाई गई जिसकी वजह से ये चीजें हुई। ठीक है ना, तो इसमें हम कारणों पर बात करेंगे। उसके बाद इस, जब भारतीय हस्तशिल्प कला का पतन हो गया, तब उसके बाद उसका परिणाम क्या पड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, भारतीय लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, इस पर भी हम बात करेंगे, विस्तृत रूप में बात करेंगे। और अगर आप मेरी क्लास देखेंगे ना, उसी में आपका पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, और जो मैं लिख लिख कर आपको बताऊंगी वो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप प्लीज़ वहां पर जा करके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये चीज़ें कर लीजिए, क्योंकि फिर हो सकता है आपका टाइम बच जाए, आपको नोट्स भी ना बनाना पड़े, क्योंकि मैं लिख लिख करके पढ़ा, मेरे लिए भी बहुत आसान है। पीडीएफ ऐसे दे देना और उसको देख देख के पढ़ देना, तो वो तो आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप को एक एक बात लिख लिख कर समझानी होती है तो उसका मजा ही कुछ और है, आपको समझने में भी अच्छा लगेगा और मुझे समझाने में भी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका नेक्स्ट यूनिट हम देखते हैं, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। ठीक है, व्यवसायीकरण और भारत पर इसका प्रभाव। देखिए, आपको समझने की जरूरत है कि कृषि का व्यवसायीकरण जो शब्द है उसका आशय क्या है। खैर, इस पे हम विस्तार से चर्चा तब करेंगे। तो देखिए, कृषि के व्यवसायीकरण से क्या आशय है, इसको समझने की आवश्यकता है। हालांकि विस्तार से इसको हम जब इसकी क्लास होगी तब बात करेंगे। तो व्यवसायीकरण से आशय यहाँ पर यह है कि जो परंपरागत रूप से हमारे यहाँ फसलों का उत्पादन हो रहा था, जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, दालें हो गई, इसके अलावा जौ, बहुत सारी फसलें जो इसका उपयोग हम डेली यूज में करते थे, तो उन फसलों को छोड़ करके जो ब्रिटिशर्स ने काम किया वो किया उसका व्यवसायीकरण, यानी कि नकदी फसलों के उत्पादन पर बल दिया गया। ठीक है, नकदी फसलों का उत्पादन से आशय क्या है, नकदी फसल का मतलब ये होता है कि ऐसी फसलें जिनको बेचकर नकद में किसानों को पैसा मिलता था। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, अफीम की खेती करवाई गई, नील की खेती करवाई गई, इसके बाद सूती यानी कि कपास की खेती पर बल दिया गया, इस तरह से नकदी फसलों पर, गन्ना पर बल दिया गया, इस तरह से बहुत सारी नकदी फसलों पर बल दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा उत्पादन था, जो खाने पीने का से संबंधित जो उत्पादन यानी कि गेहूं वगैरह का उत्पादन, वो डाउन होता गया, और इनका जो कृषि का व्यवसायीकरण यानी कि जो नकदी फसलें थी उनको में वृद्धि होती चली गई, जिसकी वजह से बहुत बुरी हालात उत्पन्न हो गए थे। आप ये समझिए कि ये जितने टॉपिक है ना, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, व्यवसायीकरण के कारण क्या हुआ कि अकाल, भुखमरी से लोग मर रहे थे, बार बार अकाल पड़ रहे थे, तो हर एक टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम देखेंगे बहुत शोषण हुआ इस व्यवसायीकरण के कारण। ठीक है, नील के जो नील बागान हुआ करते थे उनके मालिक बहुत शोषण किया करते थे भारतीय किसानों का। इसको हम देखेंगे अच्छे से जब इसकी क्लास होगी। इसके अलावा देखिए, धन निष्कासन का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है ना, तो धन निष्कासन के सिद्धांत जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नेहरू की पुस्तक का नाम था अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके अलावा रमेश चंद्र दत्त की पुस्तक, उन्होंने भी धन निष्कासी के सिद्धांत के विषय में बात की है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया उनकी पुस्तक का नाम था। तो इस तरीके से धन निष्कासन का सिद्धांत क्या था उसके बारे में जानेंगे, और क्या क्या कहा है दादा भाई नौरोजी और अन्य लोगों ने, उस पर हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यूनिट आपका अब है, आपका 7वां यूनिट है डेवलपमेंट ऑफ रेलवे एंड इट्स इम्पैक्ट।
देखिए, ब्रिटिशर्स का ये उद्देश्य तो नहीं था कि वो हमारे आपके लिए यहाँ पे रेलवे का विकास कर रहे थे कि भारतीयों को रेलवे दिया जाए, भाई उन्हें बड़ी दिक्कत होती है आने जाने में, ऐसा कोई उनका उद्देश्य नहीं था। मैंने पहले ही बताया, एक चीज़ दिमाग में हमेशा आपके रहने चाहिए, उनका उद्देश्य था केवल आर्थिक लाभ अपने मातृ देश के लिए कमाना, ठीक है, उनका ये एकमात्र उद्देश्य था। तो इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने रेलवे का विकास किया। रेलवे का विकास का करने का कारण क्या था उनका, इस पर हम देखेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा उनका जो उद्देश्य था, देखिए उनका उद्देश्य ये था कि कच्चे मालों को बंदरगाह तक जोड़ना, ठीक है, कच्चे माल के स्थलों को बंदरगाह से जोड़ना, उनका ये एक उद्देश्य था। इसके अलावा पहला उद्देश्य तो मैं बताऊं आपको, रेलवे के माध्यम से उन्होंने अपने साम्राज्य की सुरक्षा की। देखिए, बाद में आर्थिक सुरक्षा यहाँ पे बाद में आएगी, यानी कि बंदरगाहों से दूर दराज के स्थलों को जोड़ना, ये चीज़ें बाद में आएंगी। पहले तो उनकी सुरक्षा उनका मेन उद्देश्य था, क्योंकि इसके माध्यम से वो अपनी सेना को, रेलवे के माध्यम से अपनी सेना को आराम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते थे, ठीक है ना। तो ये इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। फिर इस रेलवे के विकास से भारतीयों को क्या लाभ हुआ, ठीक है ना, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारतीयों को लाभ नहीं हुआ, भारतीयों को भी बहुत लाभ हुआ इससे। जैसे कि छुआछूत, जातिवाद, ये सभी चीज़ों में काफ़ी निम्नता आई, ये हम कह सकते हैं काफ़ी कम हुई ये चीज़ें। एक स्थल से दूसरे स्थल पर जो हमारे आंदोलनकारी थे वो भी आ जा सकते थे, तो अप्रत्यक्ष रूप से ये प्रभाव पड़ा था। तो इस पर हम विस्तार से आपके क्लास में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट होगा आपका औपनिवेशिक काल में बैंकिंग प्रणाली का विकास। देखिए, क्या बैंकिंग प्रणाली पहले भी थी भारत में, या केवल जब ब्रिटिशर्स आए तब हुई, ऐसा नहीं है, पहले भी किसी न किसी रूप में प्राचीन काल से बैंकिंग प्रणाली हमारी प्रचलित थी। तो इस तरीके से बैंकिंग प्रणाली का विकास हम औपनिवेशिक काल में देखेंगे, और बैंकिंग प्रणाली की स्थापना क्यों की गई, बैंक की स्थापना और वो कितने सफल रहे, प्रथम विश्व युद्ध से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक बैंक खुले, और वो और उनके द्वारा ब्रिटिशर्स अपना हित कैसे पूरा कर रहे थे, इन सभी मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज यहीं तक। आज मेरा उद्देश्य था आपको सिलेबस अच्छे से पढ़ाना कि उस पर हम क्या क्या बात करेंगे। तो इतनी बात आज हो चुकी है, तो इतना हम करेंगे। अब नेक्स्ट आपको जल्दी ही क्लास देखने को मिल जाएगी। ये जहाँ तक मैं कोशिश पूरी करूँगी, आपको 1 से 2 दिन में आपको मैं क्लास दे दूँ इसके लिए, और ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत छोटा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। तो मेरे ख्याल से 10-12 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, आप अपना अध्ययन करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।